हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू थ्योरीफाई लॉजिक। आज की जो वीडियो है ये आईसीएससी क्लास 10, ठीक है, उसका सब्जेक्ट जो सिविक्स का है उसका वन शॉट है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक ये वाला चैप्टर है और एक जो प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर है। दोनों ही बहुत इजी चैप्टर हैं, दोनों ही बहुत ही मतलब मज़ा ही आ जाता है पढ़ के। ठीक है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स साइड में तो तुम्हें पूरी फील आएगी। ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी फिर भी बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, मुझे पर्सनली पॉलिटिक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सिविक्स इसीलिए मेरे को अच्छी नहीं लगती थी, पर ये जो दो चैप्टर हैं ये काफ़ी हद तक ठीक है। ठीक है, मतलब तुम्हें एक ऐसा लगेगा कि तुम कुछ ढंग का पढ़ रहे हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो अभी हमारी जो रिसेंट प्रेसिडेंट है इंडिया की वो मिस द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, ये है वो। ठीक है, मिस द्रौपदी मुर्मू है अभी इस टाइम पे प्रेजेंटली। ठीक है, हमारी प्रेसिडेंट इंडिया की। ठीक है, तो जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वो बेसिकली हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी होता है, मींस जो सारे प्रोसीजर्स को कैरी आउट करता है। ठीक है, जिसके कहने पर सब कुछ होता है। ठीक है, वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो जो प्रेसिडेंट होता है वही हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी होता है। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट मतलब अब ये इंडिया को यहाँ पे एज अ स्टेट बताया हुआ है, नॉमिनल, क्योंकि इन्हें हम नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो हमारी कंट्री के पहले सिटीजन हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट है। इतना क्लियर है अभी, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, अब तुम किसी प्रेसिडेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, अब तुम प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, तो अब ऐसा तो होएगा नहीं कि अभी कल परसों जाके तुम इलेक्शन के लिए खड़े हो जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। क्वालिफिकेशंस कुछ होती हैं जो तुम्हें फॉर एक प्रेसिडेंट बनने के लिए तुम्हें कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो तुम्हारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले तुम एक इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। ठीक है, पता लगा न्यूयॉर्क में बैठा हुआ इंसान और वो कह रहा है मेरे को इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है। ठीक है, उसका वहाँ वहाँ का सिटीजन है और वो कह रहा है कि मेरे को इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 35 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए उसकी एज। ठीक है, उसकी एज जो है वो 35 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए। अब कल को तुम 16-17 साल के होते हो और फिर तुम्हें एकदम से जोश चढ़ता है कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। ठीक है, तो एकदम से तो बन नहीं जाओगे, उसके लिए तुम्हें 35 साल से ऊपर का होना पड़ेगा। नाउ क्वालिफाइड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, देखो सबसे पहले हमारा जो पार्लियामेंट होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। अपर हाउस होता है और लोअर हाउस होता है, या फिर हम इसको बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को हम बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया में, उनको हम राज्यसभा से लेते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं।
लेकिन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है वो, उनके पास वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो एक इंसान को चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो एक इंसान में होनी चाहिए अगर उसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होना है तो। ठीक है, शुड बी इंसॉल्वेंट, मतलब कि उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट की नजर में उसने कोई अपराध ना किया हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब वो नहीं होता कि मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार जिसमें वो, मतलब इलीगल तरह से हम अपना प्रॉफिट वो लेते हैं। ठीक है, वो वर्ड नहीं मेरे को याद आ रहा दिस टाइम। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, 35 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेन्योर टाइम पीरियड कितना होता है, मीन्स अगर तुम बन गए प्रेसिडेंट, ठीक है, अब कितने टाइम तक तुम प्रेसिडेंट रहोगे? 5 इयर्स। 5 इयर्स, ठीक है। मैक्सिमम जो चीजें होती हैं हमारे इंडियन जो सिविक्स अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम चीजें 5 साल का ही होता है हर एक चीज का टेन्योर, सिवाय राज्यसभा के। राज्यसभा का क्या होता है, 2 साल होता है। उसके अलावा सब कुछ 5 साल होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का टेन्योर भी जो है वो 5 साल है, और वो री इलेक्शन के लिए भी खड़े हो सकते हैं, मगर मतलब कि अगर एक इंसान जो है एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो वो अगली बार से फिर से खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंट बनने के लिए, और ये उसकी अच्छी किस्मत या फिर उसके अच्छे काम, अगर वो फिर से प्रेसिडेंट बन जाए तो। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट का मन करे कि बस अब मुझे और ये ड्यूटी नहीं करनी है तो वो रिजाइन भी कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देकर। ठीक है, किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। अब कब कब प्रेसिडेंट की सीट जो है, प्रेसिडेंट की कुर्सी जो है वो खाली होती है, जब टर्म की एक्सपायरेशन हो जाती है, मीन्स कि 5 साल जो है वो खत्म हो गए। ठीक है, तब टर्म एक्सपायर हो जाएगा। अगर बाय चांस डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की जब वो अपना काम, आई मीन जब उनका टेन्योर है, ठीक है, अगर उस टाइम पीरियड में जो है उनकी डेथ हो जाती है, तब अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर दें तो इम्पीचमेंट हो जाए, या फिर प्रेसिडेंट जो है इम्पीचमेंट हो जाए। ठीक है, इम्पीचमेंट क्या होता है कि मेजॉरिटी जो मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इस चीज में दोषी है। तो इम्पीचमेंट अगर हम बोले, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है, पूरा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, जब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट होता है कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट एंटर्स द ऑफिस, जब तक कि जो नया प्रेसिडेंट है वो अपनी शपथ नहीं ले लेता, ओथ नहीं ले लेता, तब तक जो है प्रेसिडेंट की सारी ड्यूटीज कौन करेगा, जो पुराना प्रेसिडेंट था। ठीक है, जो अपने पुराने प्रेसिडेंट थे वही सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। अब हम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन के लिए वोटिंग होती है। ठीक है, हम लोग की तरफ से वोटिंग होती है। ठीक है, हम लोग के चूज करे हुए इंसान को ही प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है कि नहीं है। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट जो एक बहुत बड़ी चीज है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, हेड ऑफ स्टेट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्यों नहीं वो
चांस मिलता कि हम लोग अपनी मर्जी से एक पर्सन को नॉमिनेट करें, ठीक है। तो इसकी वजह है द पावर इज डिवाइडेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, therefore it would be unfair if president is elected by people and not given real powers. जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको चूज करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट जो है उसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, अभी बताया। अब लोकसभा में क्या होगा? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, मिनिस्टर्स को चूज करके उनका एक मतलब ग्रुप बनाया जाता है। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, मान लो ये सर्कल जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही है अपना राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के अंडर क्या आता है? अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, ठीक है। और इसके अंदर एक छोटा ग्रुप होता है जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो होता है कैबिनेट, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये जो काउंसिल है, ये जो मेंबर्स होते हैं ये चूज करते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ठीक है। जितने भी जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हैं, तो ये लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और जो असली पावर है वो भी इन लोग के हाथ में ही होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में ही होती है असली पावर। तो अगर हम लोग चूज करेंगे तो वो असली पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं जाएगी। इस वजह से जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, ठीक है। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, वो भी ये नहीं चाहते थे कि मतलब ढिंडोरा पिटे गली गली में कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। वो चाहते थे कि ये एक बहुत ही शांत और मतलब बहुत ही ऑनरेबल चीज रहे जब हम एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। जब हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर कोई मतलब जैसे हम मान लो हमने जिसको वोट दिया वो इंसान प्राइम मिनिस्टर बन गया, कितने कितने जश्न मनाया जाता है। बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही छुपा कर करने वाला, मतलब वो बहुत ही ऑनरेबल तरह से करते हैं इसको, ठीक है। अगर अब मान लो एक टाइम पे आके मान भी लिया कि चलो अब वोटिंग करवाएंगे, जो नॉर्मल इंसान है उनसे वोटिंग करवाएंगे, एक तो टाइम बर्बाद होगा, ठीक है, पैसा बर्बाद होगा, एनर्जी वेस्ट होएगी, और बहुत सारे इलेक्टोरल मशीन्स प्रोवाइड करनी ये भी बहुत डिफिकल्ट होगी। तो इन तीन रीजंस, ये तीन मेन रीजन है जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है? इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें कि 50 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, consisting of elected members of both houses and members of state legislative assemblies and other 50 members। तो इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है, एक कमिटी बिठाई जाती है जिसका नाम रखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें कौन कौन होते हैं? जब मेंबर्स बनते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा में 12 मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। मींस 12 लोग वो होते हैं
जो प्रेसिडेंट की मर्जी से आता है, बिना कोई लाइक, जैसे उनको सिर्फ प्रेसिडेंट उनके नाम दे देते हैं और वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं। 12 होते हैं लोकसभा में और 2 होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, 2 होते हैं राज्यसभा में। तो अब जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो होते हैं 50 मेंबर्स, उसमें ये 14 लोग नहीं आएंगे। क्यों? अब मान लो कि तुम्हारा एक जो दोस्त है वो प्रेसिडेंट बन गया है। ठीक है, मान लो दोस्त नहीं है, ठीक है, दोस्त नहीं है, एक जस्ट तुम एक इंसान को जानते हो, ठीक है, और वो मींस प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है, उसने तुम्हारा नाम दे दिया और तुम एज अ मेंबर घोषित हो गए, उसने तुम्हें नॉमिनेट कर दिया। अब वही इंसान फिर से री इलेक्शन के लिए खड़ा है, फिर से इलेक्शन के लिए खड़ा है। तो अब ज्यादा चांसेस क्या है कि तुम उसी इंसान को वोट करोगे ना जिसने तुम्हारे मतलब तुम्हारा नाम दिया, जिसने तुम्हें नॉमिनेट किया। तो इसलिए उन 14 लोगों को हम नहीं इस इलेक्शन का पार्ट बनाते। ठीक है, और ये 50 मेंबर हो गए। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके और 50 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मींस टोटल 100 मेंबर्स होते हैं। It is done by single transferable vote in which all candidates are listed and elector gives them number according to his preference, done on a secret ballot paper. जो इलेक्शंस होते हैं वो एक सीक्रेट बैलेट पेपर पे कंडक्ट किए जाते हैं। अब ये सीक्रेट बैलेट पेपर पे क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, देखो एक मिनट, ये तुम्हारे पास एक पेपर है, ठीक है, जिसपे यहाँ पे ए बी सी और डी, मान लो ए बी सी और डी जो है वो अलग अलग इंसान है। ठीक है, अलग अलग इंसान है जो कि प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़े हुए हैं। इनके नीचे तुम्हें 1 2 3 4 लिखना है, मीन्स तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसे फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे। मान लो मुझे बी अच्छा लगता है, ठीक है, मीन्स मैं चाहती हूँ कि बी जो है वो प्रेसिडेंट बने, तो मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मार्क करूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं चाहती हूँ अगर बाई चांस बी ना बने, चलो सी तो बन ही जाए। ठीक है, तो इसको मैंने सेकंड प्रेफरेंस मार्क किया। अब बचे ए और डी। अब इस सी के बाद मुझे ए या डी किसको प्रेसिडेंट बनाना है वो मेरी मर्जी है। ठीक है, तो मैं 3 को मान लो चूज कर रही हूँ कि बी और सी अगर नहीं बन पाए तो एटलीस्ट ए तो बन ही जाए, और जब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो मुझे इसको फोर्थ प्रेफरेंस मींस लास्ट प्रेफरेंस मार्क करना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है, ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये किस पे होता है, सीक्रेट बैलेट पेपर पे। मींस अगर तुमने एक पेपर जो है बैलेट पेपर पे कर दिया तो वो सीक्रेट ही रहेगा, किसी को बताया नहीं जाता कि इसने आपको ऐसे प्रेफरेंस मार्क किया था। ठीक है, कोई नहीं बताता, इसको सीक्रेट रखा जाता है। ओके, अब जब इम्पीचमेंट होती है, जब कोई इल्जाम लगता है प्रेसिडेंट पर और प्रेसिडेंट को हटाना होता है, तो क्या करना हो, मतलब क्या होता है, एक रेजोल्यूशन पास होती है 14 दिन का शॉर्ट नोटिस देने के बाद। ठीक है, which should be signed by 1/4 member of the house। राज्यसभा के 1/4 मेंबर के द्वारा वो 14 डे शॉर्ट नोटिस, इसको ध्यान से समझना, 14 डे शॉर्ट नोटिस जो है वो पास होना चाहिए।
ठीक है, उनकी मंजूरी होनी चाहिए, 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब उन्होंने दे दी मंजूरी, तो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और उस टाइम पे प्रेसिडेंट अपने लिए जाकर खड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट को दोषी माना गया तो क्या होगा, जो रेजोल्यूशन होगी उसे 2/3 मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस उनको साइन करना पड़ेगा उस पर। मीन्स 2/3 मेंबर दोनों हाउस के, राज्यसभा के 2/3, राज्यसभा के 2/3 और लोकसभा के भी 2/3 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा कि हाँ ये जो प्रेसिडेंट है ये दोषी है और इन पे हम इम्पीचमेंट के थ्रू इनको हटा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले रेजोल्यूशन पास होती है। रेजोल्यूशन में 14 दिन का शॉर्ट नोटिस दिया जाता है। उसको कौन, 1/4 मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है उनके द्वारा अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर तो प्रेसिडेंट को दोषी माना जाए तो क्या होता है कि अगर अपने प्रेसिडेंट साहब दोषी निकल जाते हैं तो क्या होता है, रेजोल्यूशन जो है फिर वो 2/3 मेंबर ऑफ बोथ हाउस को पास करनी पड़ती है। मतलब 2/3 मेंबर ऑफ लोकसभा एंड 2/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारे जो है प्रेसिडेंट वो दोषी मान लिए जाए लेकिन 2/3 मेंबर उसको अप्रूव ना करें तो प्रेसिडेंट को अपनी कुर्सी से नहीं हटाया जाता। ठीक है, नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ ऑफ ऑफिस इन प्रेजेंस ऑफ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस कौन होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के मींस जो उस पर गवर्न करता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उनकी प्रेजेंस में जो है प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, एक शपथ ग्रहण समारोह होता है ना, टेलीकास्ट भी होता है प्रेसिडेंट का, हाँ होता है। टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, सबसे पहले मीन्स कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं प्रेसिडेंट की सारी ड्यूटीज जो है बहुत ही मीन्स अच्छे से निभाऊंगा। ठीक है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के और लॉज लॉज को प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है, अगर कोई उसके खिलाफ जाएगा तो मैं उसको डिफेंड करूंगा और मैं उसको बचाऊंगा भी। ठीक है, डिवोट वन सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल, कि मैं अपने आप को पूरी तरह जो है जनता के लिए डिवोट कर दूंगा, पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित हो जाऊंगा। ठीक है, सारे बोलते हैं, अब इसके आगे मैं बोलूंगी नहीं कुछ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब कुछ पावर्स, कुछ नहीं बहुत सारी पावर्स होती हैं क्योंकि प्रेसिडेंट कौन है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, हेड ऑफ स्टेट है, एग्जीक्यूटिव को सब कुछ एग्जीक्यूट करना होता है, इसलिए बहुत सारी पावर्स है। तो पावर्स पढ़ते हैं, हेड एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, हेड ऑफ इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव मींस जो भी इंडियन पार्लियामेंट है उसमें जो भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं
वो सब प्रेसिडेंट के कहने पर ही लिए जाते हैं। ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ हाई डिग्निटरीज, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम जस्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है। गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, सॉरी गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, कमिश्नर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सभी को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। इनको रिमूव भी कौन कर सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि इन इंसान को उठा करके कैबिनेट में डाल दो, तो प्रेसिडेंट डाल देते। ठीक है। एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, अब अपना चंडीगढ़ जो है वो एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की और हरियाणा की वो है, कैपिटल है। बट इन दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट उस पर रूल नहीं करती। जो चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली किसके यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है। और इनडायरेक्टली उस पर रूल कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। कंट्रोल ओवर स्टेट्स गवर्नमेंट, जब प्रेसिडेंट्स रूल लगता है तो एक स्टेट पे भी प्रेसिडेंट का ही कंट्रोल होता है। ठीक है। जब प्रेसिडेंट्स रूल रखता है तब। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, जो डिफेंस फोर्स है इंडिया की उसके सुप्रीम कमांडर हैं। पार्लियामेंट समन कर सकते हैं। ठीक है। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो? डिसॉल्व मतलब कि खत्म, गया। लोकसभा में क्या, जितने भी मेंबर्स हैं सबको हटा दिया, नए मेंबर्स लेकर आए। ठीक है। डिसॉल्व लोकसभा मीन्स जब प्राइम मिनिस्टर को हटाते हैं तो उनकी जो पूरी पार्टी है, उनके जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा में, सबको हटा देना। नॉमिनेट मेंबर्स टू द हाउस, 12 टू राज्यसभा और 2 टू लोकसभा एंग्लो इंडियन। ठीक है। ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो 2 होते हैं लोकसभा के। राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को मैसेज भेज सकते हैं या फिर पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है। पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस होता है वो एक तरह का बिल होता है। ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन होती है 6 वीक्स, 6 महीने। ठीक है। सॉरी 6 हफ्ते। असेंट टू लेजिस्लेशन, सैंक्शन मनी बिल्स, असेंट टू स्टेट बिल्स। ठीक है। मिलिट्री पावर्स क्या है? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड पीस। अगर हमें अभी मान लो जंग छेड़नी है इंडिया को, तो उसको कौन बोलेगा कि हाँ अब वॉर हो चुकी है? वो अपने प्रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है। और पीस भी यही डिक्लेयर करेंगे क्योंकि ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है? इंट्रोड्यूस मनी बिल्स, बजट मस्ट बी लेड बिफोर प्रेसिडेंट बिफोर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जब हमारा एनुअल बजट आता है, ठीक है, साल का, तो उसको जनता के सामने रखने से पहले, पार्लियामेंट के सामने रखने से पहले प्रेसिडेंट के सामने रखते हैं। फिर प्रेसिडेंट बताते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं करने। अगर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ मेरी तरफ से सही है, बिल्कुल ठीक है, तभी जो है वो बजट पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। कॉन्टीजेंसी टू फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का फंड मैनेज करना, ठीक है, उसमें क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो देखना, ठीक है, कितना पैसा कहाँ लग रहा है।
फंड्स ऐड करना सब इनका काम है, ठीक है, मतलब उसकी देख रेख करते हैं। अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो इन सब चीजों को रेगुलेट करता है उनको भी यही अपॉइंट करते हैं। जुडिशियल पावर्स क्या है? पार्डन और रिड्यूस पनिशमेंट। अब मान लो एक कुछ ठीक है, एक जो है वो है, मान लो किसी ने कुछ क्राइम किया, तो उसकी जो पावर्स है वो, जो प्रेसिडेंट अपनी पावर्स यूज करके क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर इंसान की जो है पनिशमेंट कम कर सकता है या फिर उसको उसकी पनिशमेंट हटा सकता है। कैसे? अगर पनिशमेंट जो है वो एक कोर्ट मार्शल ने दी हो, या फिर यूनियन लॉज के अगेंस्ट जो है वो ऑफेंस किया हो, या फिर अगर सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है, इन तीन केसेस में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि वो या तो जो पनिशमेंट मिली है, ठीक है, उसको कम कर दे, या फिर वो बिल्कुल ही खत्म भी कर सकता है, ठीक है। अब एक और पावर क्या है? नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। अगर प्रेसिडेंट अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो कोई किसी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके प्रेसिडेंट को ये सवाल कर दे कि तुमने ये क्यों किया। इतनी पावर है प्रेसिडेंट के अंडर, ठीक है, इतनी पावर है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, कि किस कोई आके पूछ नहीं सकता, और प्रेसिडेंट को इस चीज का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने पावर्स, अपनी ड्यूटीज को कैसे यूज कर, मतलब अगर वो सही तरह से यूज कर रहा है तो कोई आके उसको नहीं पूछ सकता। इमरजेंसी पावर्स, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स क्या है? इन थ्री सिचुएशंस, इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर, ठीक है, अगर इमरजेंसी लगती है किसी वॉर की वजह से जो कि 6 मंथ्स की होती है, तब प्रेसिडेंट अपनी पावर्स यूज करता है। अगर इमरजेंसी और फेलियर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई सरकार गिर जाती है, तो वहां पे प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी लग जाती है 2 महीने की, जहाँ पे की प्रेसिडेंट्स रूल रखता है, ठीक है, या फिर अगर वो सरकार अपनी सही तरह से ड्यूटीज नहीं कर रही है तो वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल रखता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब जो है इंडिया के फंड्स खत्म होने वाले होते हैं तब, ठीक है, जब ऐसी इमरजेंसी लगती है तब भी वहां पे प्रेसिडेंट के ही पावर्स होते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है? सेंड बैक बिल्स फॉर रिकंसिडरेशन, नो टाइम लिमिट। जब भी कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में, हर एक बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, फिर प्रेसिडेंट बताते हैं कि उन्हें वो अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर नहीं होता तो वो बिल वापस पार्लियामेंट के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। अगर उनको अप्रूव नहीं होता तो वो अपने चेंजेस, अपने आइडियाज बता के वो बिल को वापस पार्लियामेंट में भेजते हैं। अगर उन्हें अप्रूव होता है, ठीक है, तो वो फिर बिल पास हो जाता है, ठीक है। और इस चीज के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। फ्रीडम टू डिसाइड हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी और लीडर एंजॉयज मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। मान लो कि वोटिंग हुई और टाई हो गया और कोई भी पार्टी नहीं जीती, तो इस केस में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में है, ठीक है। Forms an alternative government at the center when prime minister lost confidence and asked for dissolution। अब एक और केस है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, मीन्स कि विश्वास उठ गया, उन्होंने कुछ इलीगल किया, ठीक है। तब क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि तुम
पूरी जो है लोकसभा को डिसॉल्व करो, ठीक है। तो अब ये प्रेसिडेंट की मर्जी है कि उसने डिसॉल्व करना है या फिर एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बनानी है सेंटर पे, ठीक है, ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बनानी है सेंटर में, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है, ठीक है। अब एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा कि काहे का प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस all his powers on the aid and advice of council of ministers, means कि प्रेसिडेंट अपने अकेले में कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए कोई भी डिसीजन देने के लिए, तभी प्राइम मिनिस्टर जो है, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर जो होते हैं, वो सारे किसने अपॉइंट किए होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने। तो इनडायरेक्टली सारे प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं प्रेसिडेंट को। अगर कुछ ऐसा है जो प्रेसिडेंट करना चाहता है बट प्राइम मिनिस्टर मना कर रहा है तो वो नहीं होगा, भले ही प्रेसिडेंट के साथ पास सारी पावर्स है पर वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो केस है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लग जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की पदवी से हटा दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस केस में प्रेसिडेंट अपना डिसीजन लेता है, नहीं तो हर केस में प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही अप्रूवल चाहिए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके बिठाए हुए होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के। तो इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ही जो जो बोलता है प्रेसिडेंट वो करता है। इसीलिए अपने इंडिया में जो है उन्हें प्राइम मिनिस्टर तो पता होता है लेकिन प्रेसिडेंट नहीं पता होता, बिकॉज उनके पास भले सारी पावर्स हैं बट ऑर्डर्स वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर के ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो 3 तरह की इमरजेंसी थी, एक ड्यू टू वॉर थी, एक ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मींस एक वॉर के कारण थी, एक सरकार गिरने के कारण थी, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी थी। तो ड्यू टू वॉर वाली में क्या होता है, फेडरल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट्स अंडर एक्ट 19 रिमेन सस्पेंडेड, टर्म ऑफ लोकसभा एक्सटेंड्स फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। जब वॉर होती है तो ऑब्वियसली वोटिंग तो करा नहीं सकते, इसलिए 1 साल के लिए लोकसभा जो है वो उनकी टेन्योर बढ़ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो फेडरल प्रोविजन है उसको सस्पेंड करके रखते हैं, और फंडामेंटल राइट्स उस टाइम पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। अंडर एक्ट 19 जैसे प्रेस हो गया, न्यूज़पेपर छपवाना हो गया, कॉमिक छपवाना हो गया, तो वो उस टाइम पे नहीं हो सकता। ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बी डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड, ठीक है। एनुअल बजट ऑफ स्टेट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, जो हायर डिग्निटीज होते हैं जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, तो क्या होता है इनकी जो सैलरीज है वो कम कर दी जाती है। पब्लिक सर्वेंट्स जितने भी हैं उनकी सैलरी रोक ली जाती है, और मनी बिल्स जो है उनको रिजर्व करके रखा जाए, कोई भी मनी बिल उस टाइम पे पास नहीं होता। अब हम आते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे। तो जो प्रेसिडेंट है उनके अंडर में एक वाइस प्रेसिडेंट है। अब वाइस प्रेसिडेंट अभी करंटली ये है, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं इनका नाम तुम्हें ना बताऊं, तुम खुद जाके थोड़े एफर्ट्स करके इनका नाम सर्च करो, और याद रखोगे तो ठीक है बट एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 35+ ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। टेन्योर क्या है, इनकी भी 5 साल है, और ये रिजाइन कर सकते हैं किसको लिख करके, प्रेसिडेंट को लिख करके,
ठीक है, ओथ प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। अगर रिमूवल ऑफ ऑफिस कैसे होता है इनका, बाय रेजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा एंड मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। ठीक है, पूरी राज्यसभा बोलेगी और मेजोरिटी लोकसभा बोलेगी, तो रेजोल्यूशन पास करने के बाद इनके ऑफिस से हटा सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है, बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाउसेस, नो रोल ऑफ SLA, एटलीस्ट 20 MPs एंड MLAs। ठीक है, इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई काम नहीं है। इसमें क्या होता है, सिर्फ 20 MP और 20 MLAs को रखा जाता है, और दोनों हाउस होते हैं इसमें, और इसमें वो इलेक्टेड मेंबर्स, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, पावर्स क्या क्या है इनकी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, रेगुलेट डिबेट्स, डिसाइड ऑर्डर ऑफ स्पीचेस, रेजोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, सस्पेंड द सेशन। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की क्या क्या चार वो पावर्स है, वो ये है, डिबेट रेगुलेट कर सकते हैं, स्पीच की ऑर्डर मीन्स कौन सा मेंबर किस टाइम पे किस ऑर्डर में स्पीच देगा, क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे कौन से नहीं पूछे जाएंगे, सेशन कब सस्पेंड करना है, ये सारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करता है, जो कि क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन, एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑन वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट, जब कोई प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, वो रिजाइन कर देते हैं या फिर वैकेंट होता है, ठीक है, खाली पड़ा होता है, प्रेसिडेंट की कुर्सी पे कोई बैठा नहीं होता, तब उस टाइम पे क्या होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं, मीन्स प्रेसिडेंट के सारे काम करते हैं, बट रहते वो फिर भी वाइस प्रेसिडेंट ही। और इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है। इतना ही सही था बस चैप्टर, मीन्स ऐसी चीजें जो जिससे कि हम रिलेट कर पाए, ऐसी चीजें जिसको कि पढ़ के थोड़ा समझ भी आए। ठीक है, अगर ऐसी सिविक्स होती तो फिर क्या ही बात थी, है ना। तो इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हुए इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अपकमिंग वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, पढ़ लो जाके।